बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टिकर देखा, ख़बर चल रही थी कि इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने इमरान खान को फ़ौरी तौर पर कल दोबारा तलब कर लिया। यानी कि अभी कल इमरान खान तकरीबन कोई 14 के करीब केसेस में पेशियाँ भुगत के और नैब अल-कादिर ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन भुगत के इस्लामाबाद से लाहौर वापस आए हैं। और आज लाहौर पे एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान को, उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को, उनके बहनोई को तलब किया हुआ। और उस हवाले से अभी क्या डेवलपमेंट है वो ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन ये ख़बर पहले सामने आ गई है कि कल दोबारा इमरान खान को इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने तलब कर लिया है। तो वो जो कल जज साहिबान ने इमरान खान से पूछा था ना कि खान साहब कहीं अदालती पेशियाँ भुगत के थक तो नहीं गए, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि अभी तो मेरा स्टेमिना स्टार्ट हुआ है। तो जो प्लान है वो यही लगता है कि इतनी अदालती पेशियाँ और इतनी तफ्तीशें इमरान खान के ऊपर डालकर बार बार कभी इधर कभी उधर इमरान खान को बुलाया जाए, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, के इमरान खान थक जाए और फिर तौबा कर ले। तो वो प्लान है। लेकिन मैं कल भी ये बात कर रहा था कि आसाब का मजबूत होना इस तरह के मामलात में बड़ा ज़रूरी होता है, और जितने नर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी शख्स के, किसी इंसान के, उस हिसाब से वो फिर प्रेशर लेता है। लेकिन सर्टनली इंसान फिर इंसान ही होता है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो इमरान खान साहब का मोराल है, उनकी जो मामलात हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल वैसी दिख रही हैं जैसे कि पहले होती थी। गो के इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी के ऊपर केसेस डालते जाएं और उसके बाद उसको अदालती पेशियों में बुलाते जाएं, और वो अगर थक जाए तो आप कहें देखें ये थक गया। ये तो कोई तरीका नहीं है। मतलब कि गलत केस डालना या पेशियों में डालना या हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करना किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसकी होना, ये दुरुस्त नहीं है। ये गलत है, ये होना गलत है। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नतीजे में थक जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई शख्स थक जाए और वो कहे कि यार बहुत हो गया, ये सिस्टम का जनाजा निकल गया, तो वो बात गलत नहीं है। लेकिन बहरहाल समहाउ प्लान ये है कि इतना थका दो कि बाद में थक कर कहीं ना कहीं कोई एहतजाज, प्रोटेस्ट रजिस्टर करना तो एक अलग बात है, कि कोई ऐसी बात करें जो कि सुनना चाहती है हुकूमत, तो वो इतना थका दिया जाए, ये प्लान है। तो वो वैसी बात इमरान खान साहब अभी तक तो कर नहीं रहे हैं। आगे जो है उनके मामलात, वो आपको पता ही है कि जिस तरह से वो लेकर चलते हैं चीज़ों को, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। तो बहरहाल एक तो ये मैं ख़बर देख रहा था, दूसरा ये कि ये आजकल की जो सूरत हाल है ना, इमरान खान के हवाले से ख़ास तौर पे वो 150 से ऊपर केसेस जो कहते हैं मेरे ऊपर बना दिए गए हैं, वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे बचपन में मैंने एक लतीफ़ा सुना था, वो याद आ जाता है। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे एक दोस्त ने लतीफ़ा सुनाया हमें। उसने कहा जी कि एक दफ़ा क्या होता है कि एक जंगल में एक हिरन गायब हो जाता है, और किसी बाहर के मुल्क में, और उस मुल्क की हुकूमत अपनी पुलिस को कहती है कि हिरन ढूंढ के लाओ, तो वो पुलिस नाकाम हो जाती है। तो वो पूरे दुनिया के मुल्कों की पुलिस को इनविटेशन देते हैं और कहते हैं कि जिस मुल्क की पुलिस हिरन को ढूंढ के लाएगी उसको हम इनाम देंगे। तो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस आती है, हिरन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सब नाकाम हो जाते हैं। अमरीका, बरतानिया, बहुत सारे और मुल्क इसी तरह लतीफ़े में जैसे सुनाते हैं। उसने कहा कि वो भी आई पुलिस, वहाँ की भी आई, वहाँ की भी, सब नाकाम। आखिर में पाकिस्तान की पुलिस आती है और वो कहते हैं कि हम 2 दिन में, 1 दिन में आपको हिरन ढूंढ देंगे। वो बड़े हैरान होते हैं कि यार पूरी दुनिया की मुल्कों की पुलिस नाकाम हो चुकी है हिरन को ढूंढने में, तो पाकिस्तान की पुलिस आके कह रही है कि हम ढूंढ देंगे। कैसे ढूंढ देंगे? लेकिन चलो बहरहाल इनको एक मौका देते हैं। तो वो कहते हैं जी ठीक है। कोई 1-2 दिन बाद वो पाकिस्तानी पुलिस वापस आती है, तो कहती है जी हिरन ढूंढ लिया। वो कहते हैं दिखाओ किधर है? वो कहते हैं वो देखें। वो देखते हैं उधर एक हाथी पकड़ा होता है उन्होंने, पुलिस कांस्टेबल्स ने, और वो हाथी कह रहा होता है मैं ही हिरन हूँ, मैं ही हिरन हूँ, वो हाथी कह रहा होता है। तो ये बचपन में लतीफ़ा हमने सुना था। तो यानी कि वो हाथी को भी मजबूर कर दिया था पाकिस्तान पुलिस ने ये मानने पे, बकौल इस लतीफ़े के, कि वो हिरन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं बात करने की कोशिश करूँ, वो मैं ये करने की कोशिश करूँ कि शुरू में जब इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी लगी, इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा हुआ, तो ये बड़ा अजीब लगता था पाकिस्तान में हमें कि इमरान खान जैसे बंदे के ऊपर
आप बगावत का मुकदमा कर दें, आप कत्ल का मुकदमा कर दें, आप दहशतगर्दी का मुकदमा कर दें और उसको दहशतगर्दों की सफ़ में खड़ा कर दें, क्योंकि वो बंदे का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको दुनिया जानती है, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी। उसने जो क्रिकेट में किया वो तो किया, उसके बाद चैरिटी की और शौकत खानम बनाया, और उसके बाद सारी ज़िंदगी अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड की और फिर उस रेपुटेशन को भरपूर एंजॉय किया और एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो है वो अल्लाह ताला ने दिया इमरान खान को और इमरान खान ने उसको एंजॉय किया। तो ये तो वो बंदा है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं सारी ज़िंदगी, और उसके साथ उसका ऑटोग्राफ लेना, उससे तस्वीर उतरवाना, ये सारी चीज़ें इमरान खान के साथ होती रही हैं सारी ज़िंदगी। तो ऐसे बंदे को जब शुरू में हमारी पुलिस ने कहा ना जी कि ये दहशतगर्द है, ये कातिल है, ये बागी है, तो अजीब लगता था, लोगों को अजीब लगता था। लेकिन अभी उसी बंदे के ऊपर ये एग्जैक्टली मुझे लगता है वो वाली एपिसोड हो रही है कि वो हाथी को इतना मजबूर कर दिया कि हाथी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं हिरन हूँ। उस बंदे के ऊपर 150 से ऊपर केस बना दिया है, वो ख़ुद कहता है कि 170 के करीब केस बना दिया है। तो अब लोग जो है ना, उतना उन लोगों को, मेरे ख्याल में लोगों को अजीब नहीं लगता, मतलब कि अब ये एक रूटीन बन गई है, ये एक रूटीन को ऑप्टिक बन गया। अच्छा हाँ, इमरान खान की 20 पेशियाँ लगी हैं, अदरवाइज़ 20 पेशियाँ, मतलब कि 20 मुकदमात, 20 पेशियाँ। कल मेरे शो में एक साहब थे तज्जिया निगार, और उन्होंने कहा कि एक दिन में 14 ज़मानतें मिल गई। भाई इस चीज़ की तो बड़ी तकलीफ़ है लोगों को कि अदालतों ने इमरान खान को एक दिन में 14 ज़मानतें दे दी। इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं है कि वो 14 केसेस बने कैसे, इस पे भी तो गौर करें ना। मतलब कि बिल्कुल अजीबोगरीब अब लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है वो काफ़ी हद तक उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दी गई है, मतलब कि वो पैदा हो गई है विद टाइम कि अच्छा हाँ, इमरान खान की पेशियाँ 20 पेशियाँ, एज इफ़ इमरान खान वाज मेंट टू फेस दीज कोर्ट हेयरिंग्स और वो जस्टिफाइड है। कोई केसेस अगर गलत हैं, इमरान खान ने कोई गलत चीज़ें की हैं और वो केसेस अगर जेन्युइन है मिसाल के तौर पे, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि इमरान खान कानून से बालातर है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और अगर किसी ने कुछ गलत किया उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए, केस भी चलना चाहिए, फ़ैसला भी आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सदारती ऑर्डिनेंस कायम मुकाम सदर ने पास किया और नैब का जो फ़िज़िकल रिमांड यानी कि मुलज़िम को अपनी हिरासत में रखने का इख्तियार 14 दिन से वापस 30 दिन पे कर दिया है, इसमें तो अंधे को भी बदनीयती नज़र आ जाती है। जिस तरह कोयटा में वो जो वकील साहब का कत्ल हुआ है और अभी उनके घर वालों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और उससे ही पहले आता ताड़ड़ एक पूरी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इमरान खान कातिल है और इसको ज़मानत भी नहीं मिलेगी, तो इसमें बदनीयती तो अंधे को भी नज़र आ जाती है। जिस तरीके से ज़िले शाह का मर्डर की FIR इमरान खान पे ही डाल दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे भी डाल दी गई, उसमें बदनीयती अंधे को भी नज़र आ जाती है। जिस तरह से सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर होने वाली फायरिंग ज़ुबैर नियाज़ी पे डाल दी गई, उसमें बदनीयती अंधे को भी नज़र आ जाती है। तो ये बदनीयती जो है वो तो इन केसेस के हवाले से वो तो मतलब कि अयां है ना। लेकिन बात यह है कि फिर भी उसके बावजूद अब लगता है कि जैसे ये एक रूटीन की बात है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 14 केसेस हैं या 20 केसेस हैं एक दिन में, और उसने पेश होना आज इस्लामाबाद, कल लाहौर, फिर दोबारा इस्लामाबाद अगले दिन, और फिर इसी तरह, और ये सिलसिला, ये चक्कर ऐसे ही चलना चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट systems based on meritocracy do not work like this. In a country जहाँ पे सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, मेरिट होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती है, जमहूरियत होती है, वहाँ पर मामलात ऐसे नहीं चलते हैं। वहाँ पर पूरा निज़ाम हुकूमत वक्त की मंशा के मुताबिक नहीं चलता है, वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक चलता है। लेकिन यहाँ पर तो कभी भी किसी भी चीज़ का कुछ बना देते हैं। मिसाल के तौर पे हाथी का हिरन और हिरन का हाथी बना देते हैं। यहाँ पर जब आपके ख़िलाफ़ केसेस हों तो 90 रोज़ का रिमांड 14 दिन पे लाना एन कानून के मुताबिक है, और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अब नैब का केस है तो उसी 14 दिन को 30 दिन पर लेकर जाना भी एन कानून के मुताबिक है। तो वेयर इज़ द मेरिट
यानी कि 90 दिन अगर गलत थे और 14 ठीक थे तो अब 30 कैसे ठीक हैं दिन? नैब की हिरासत में मुलजिम के हवाले से फिजिकल रिमांड की जो आपने लेजिस्लेशन ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू की है, ये कैसे जस्टिफाई? हाउ डू यू जस्टिफाई इट? मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूं कि ये जो कानून और ये जो आइन है ये इतना सस्ता है कि आपकी ख्वाहिश है कि 16 दिन और इमरान खान नैब की हिरासत में रहे और आपने कायम मुकाम सदर के थ्रू वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कर दिया। कोई तो उसकी बुनियाद में मेरिट होगा ना कि जी इन बुनियादों पे इस क्राइटेरिया के तहत ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास हो सकता है, बट नोबडी केयर्स। तो ये है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें आज वो 22 जून के हवाले से फ़ैसला आया, वो जो फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से था, और उसमें जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो बिल्कुल एक शॉर्ट ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा है कि ये पहली जो हेयरिंग हुई थी 22 जून को, उसमें उन्होंने कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द हेयरिंग टुडे, टू ऑफ अस, मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा एंड मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, हैव मेड स्टेटमेंट्स इन द ओपन कोर्ट डिक्लाइनिंग टू हेयर दीज मैटर्स. Consequently, the bench that has to hear these matters is to be reconstituted by the Honorable Chief Justice. तो ये उन्होंने कह दिया कि 9 रुकनी बेंच था, 2 ने कह दिया कि हम इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते, लिहाजा आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा इसको रिकन्स्टिट्यूट करेंगे। तो 22 जून का तो इतना ही फैसला है। लेकिन उसके नीचे जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का नोट आया जी, भरपूर एक, और भरपूर तरीके से जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उसके अंदर जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया है। और उसमें उन्होंने नोट में, मतलब कि अब मैं ये नोट देख रहा था, उसमें जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का जो नोट है उसमें उसको पढ़ के आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में और काजी फाइज़ ईसा साहब ने जितनी बातें उसके अंदर कह दी और लिख दी हैं, इतनी ज़्यादा इख्तलाफ है, इतना ज़्यादा आपसी इख्तलाफ है कि उस नोट को पढ़ के तो लगता है कि जज जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पहले आपसी इख्तलाफ के बैरियर को अगर क्रॉस करेंगे तो फिर बात जाएगी अवाम के केसेस तक। यानी कि अवाम जिनको इंसाफ देना जज साहिबान और सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो तो तब बात होगी, तब वहाँ तक बात पहुँचेगी अगर आपसी इख्तलाफात ये आपस में सेटल कर लें। इस वक्त तो आपस में इख्तलाफात, ये नोट पढ़ के लगता है कि वो आसमान को छू रहे हैं कि जब तक वो इख्तलाफात सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक अवाम के केसेस सुनने की तो बारी नहीं आएगी। तो ये नोट बिल्कुल आप पढ़ लें तो आपको यही इंप्रेशन जाता है कि ये मसला है, ये मसला है, ये, और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर के मसले हैं जी। वो सर्कुलर मैंने इशू किया था, वो वेबसाइट से क्यों हटा दिया, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, मुझे पहले शामिल नहीं किया गया, फिर मुझे बताए बगैर ऑल ऑफ अ सडन शामिल कर लिया गया। वो सारी बातें मतलब कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की ज़ात के गिर्द घूमती हैं, जो मेरी राय है। तो जब इन दो अशखास की ज़ात के गिर्द घूमने वाले इख्तलाफात मेरे ख़्याल में ये सेटल हो जाएंगे, उसके बाद फिर कहीं अवाम की भी बारी आ जाएगी। उन्होंने कहा जी अपने नोट में कि हैरानकुन तौर पर उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुज़ार एतज़ाज़ एहसन ने वकील के हमरा चीफ़ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात की। हैरानकुन तौर पर अगले ही रोज़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अब ये इम्प्रेशन ये जा रहा है इससे कि एतज़ाज़ एहसन और चीफ जस्टिस मिले हैं और उसके बाद फौरी तौर पे अगले दिन केसेस लग गए हैं। यानी कि एक तरह से ये तो चीफ जस्टिस की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाने वाली बात है। और दूसरा, एतज़ाज़ साहब जो हैं, एतज़ाज़ साहब से आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, कानूनी मामले पे कानूनी राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एवरीबडी नोज़ दैट ही इज़ अ मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। एतज़ाज़ एहसन ने सारी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में इतना तो कमाया है, वकला मूवमेंट को लीड करके। वो मियां नवाज शरीफ ने उनके ख़िलाफ़ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था 2008 के इंतखाबात में। एतज़ाज़ एहसन का इतना कद हो गया था वकला तहरीक के बाद कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम के कैंडिडेट है, हम इनके मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करेंगे। उस टाइम पे अभी इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। एतज़ाज़ साहब के अंदर का अगर जाला वो मार लेते ना, जो आज भी भुट्टो जिंदा है करता था, तो मेरे ख्याल में एतज़ाज़ साहब एक थर्ड फोर्स के तौर पर भी उभर सकते थे। लेकिन वो अपने अंदर के जाले को, और अक्सर मैं उनसे मिलता हूँ तो उन्हें यही कहता हूँ कि सर आप अपने अंदर के जाले को नहीं मार सके, इसी वजह से आप पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा रहे हैं।
अगर वो अपने अंदर के जाले को मार लेते तो मेरे ख्याल में वो थर्ड फोर्स के तौर पे उभर सकते थे। तो ये जो नोट है इसमें ये जो बात कही गई है कि जी वो मिले हैं, तौर पर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, तो इससे इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पता नहीं कोई मिली भगत के बाद वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में लग गई हैं। क्या कह सकता हूँ मैं इसके ऊपर। अब ये जो कह रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं और चीफ जस्टिस इन वेटिंग है, और जिनके बारे में कह रहे हैं वो अभी चीफ जस्टिस हैं। और मुझे खुद वकालत करते हुए इतने साल हो गए हैं, और जो लोग वकालत करते हैं उन्हें पता है वकला आम चेंबर्स में जाके जजेस को मिलते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट में आम चेंबर्स में जाके वकला की मुलाकात होती। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जज वकील के साथ रल गया, वकील जज के साथ रल गया। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि मुझसे मेरी दस्तयाबी दरियाफ्त किए बगैर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब ये भी जो जुमला है कि जी आप सर सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं ना, आप सुप्रीम कोर्ट के जजी करने की तनख्वाह ले रहे हैं ना, एंड ही इज़ द चीफ जस्टिस, और उन्होंने बेंच बनाना है। तो इस तरह चीफ जस्टिस अगर पूछने लगे सब जजों से आप दस्तयाब हैं तो उसके बाद बेंच बनेगा। मुझे तो ये जुमला भी समझ में नहीं आया कि मुझसे मेरी दस्तयाबी दरियाफ्त किए बगैर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मतलब कि जज इज़ अ जज एंड द जज हैज़ टू बी देयर टू डिस्पेंस जस्टिस टू द पीपल, और उसके लिए उसका बेंच बनता है, तो ही हैज़ टू बी देयर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा था। तवक्को थी जल्द फैसला आएगा, क्योंकि अदालत ने अबूरी हुक्म के ज़रिए कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। इस कानून के सेक्शन 3 के तहत मुफाद आमा के मुकदमात 3 रुकनी कमेटी के पास जाएंगे। 3 रुकनी कमेटी ने यह तय करना है कि मामला समाअत के लिए मुकर्रर होगा या नहीं। मौजूदा केस में मामला 3 रुकनी कमेटी को नहीं भेजा गया, जिसका मैं भी रुकन हूँ। अच्छा, अभी जब वो कानून बना ही नहीं, वो स्टे हो गया, तो फिर कैसे भेजा जाए 3 रुकनी कमेटी को, जिसके आप कह रहे हैं कि आप भी रुकन हैं? फिर तो वो कानून ही एक तरफ तो खुद नोट में लिखा जा रहा है कि वो स्टेड है, ठीक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 3 रुकनी कमेटी को नहीं भेजा गया। उस 3 रुकनी कमेटी का मैं भी हिस्सा हूं। जब वो कमेटी जिस कानून के तहत बननी थी, वो कानून बनने से पहले ही उसको मुअत्तल कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने किया है, तो फिर वो कमेटी कैसे बनती और आप उस कमेटी का हिस्सा कैसे होते? दिस साउंड्स टू मच, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड किस्म का वो मुझे लगता है कि जी ठीक है, मैं भी हमेशा से कहता रहा हूँ कि 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी रेगुलेशन में अभी वक्त है, कानून बनने में अभी वक्त है, या स्टे अभी है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दें या रुक जाएं काम करने से और कहें कि तब तक कोई काम ही नहीं होगा। ये तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। इस तरह तो सिस्टम जैम हो जाए, फंक्शन ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे इफ़ समथिंग इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, तो उतनी देर तक जो साइल है उसको इंसाफ तो देना है और काम भी होना है और अदालतों ने भी चलना है, तनख्वाहें भी जजेस की जानी है, तो काम तो नहीं रुकता, तब तक काम तो चलता रहता है। लेकिन ये जो जिद है कि जी जब तक उसका फैसला नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा, 184(3) के हिसाब से के हवाले से, ये कानूनी तौर पे मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा मौजूदा केस में मामला नहीं भेजा गया, सिर्फ ये मान लेने से कि कानून मुअत्तल हो जाएगा, वसा किए गए तरीक़ाकार को नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक है, ये उन्होंने अपने नोट में लिख दिया है। फिर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हूँ। चीफ जस्टिस ने मुझे बेंच की तश्कील से कबल एतमाद में नहीं लिया। अच्छा भाई, ये अच्छी रिवायत डल गई है कि अब हर जज साहब कह रहे हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया, मुझे एतमाद में नहीं लिया। पता नहीं फिर चीफ जस्टिस के इख्तियार क्या होते हैं। चलो मैं किसी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से पूछें जाके, जिन्होंने कुछ 60 साल 50 साल की प्रैक्टिस कर ली है, कि चीफ जस्टिस का इख्तियार क्या होता है। लेकिन ये अजीब है, ये पहले हमने होते हुए नहीं देखा कि हर जज उठ के गए कि मुझे पहले पूछा क्यों नहीं बेंच बनाने से पहले। भाई, he is your chief justice and it is the prerogative of the chief justice in accordance with the rules of the Supreme Court that he can constitute a bench and he does not require permission. ये उनका prerogative है, and whenever he constitutes the bench,
आपको उस बेंच में जाके बैठना है। ये चीफ जस्टिस जो होते हैं मिसाल के तौर पे, वो तो अब वो लाहौर रजिस्ट्री का बेंच बनाते हैं कि इस महीने ये जज साहिबान लाहौर में बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे ये और लाहौर के केसेस ये सुनेंगे, ये कराची में जाके बैठेंगे। इसी तरह हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का डिसाइड करता है, लाहौर हाई कोर्ट का, कि मुल्तान बेंच में या फिर पिंडी बेंच में कौन से जज साहिबान जाके बैठेंगे। तो उधर भी फिर हर जज कहना शुरू कर देगा मुझसे पूछा नहीं, मैं नहीं जाता पिंडी, या मैं नहीं जाता मुल्तान, या मैं नहीं बैठता इस बेंच में। तो ये तो बड़ी गलत रिवायत डल जाएगी। तो ये जो मंतक है कानूनी तौर पे, ये मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। तो आज मीडिया तो बड़ा रिपोर्ट कर रहा है 22 जून का फैसला आ गया। वो फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो केसेस थे, कोई फैसला नहीं आया। वो सिर्फ इतना ही है कि उसमें चीफ जस्टिस का इतना शॉर्ट ऑर्डर आया कि जी वो बेंच बना था, वो टूट गया, 2 जज साहिबान ने अलहदा कर लिया ख़ुद को, और उन 2 जज साहिबान का नोट आ गया, साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट आ गया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने फिर से इस्तदा की है कि फुल कोर्ट होना चाहिए था। अच्छा, उसमें नोट में जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे वो जिक्र नज़र नहीं आया उनका कि मेरे ऊपर क्या उन्होंने इतराज़ उठाया था जिसकी वजह से मैं बेंच से लदा हो गया। बस फुल कोर्ट का जिक्र उन्होंने कर दिया कि फुल कोर्ट होना चाहिए। मतलब कि हुकूमत को भी अपनी मर्ज़ी से बेंच चाहिए, और जज साहिबान जितने हैं इस वक्त जिन्होंने इख्तलाफ किया है, उनको भी अपनी मर्ज़ी से बेंच चाहिए, या अपने मर्ज़ी से एतमाद में लेकर बेंच चाहिए उनको भी। इस वक्त तो यही इंप्रेशन जा रहा है, और ये बड़ा अफसोसनाक है। इससे एक आम पाकिस्तानी को यही तासुर जाता है और जाएगा कि जितने बड़े बैठे हुए हैं इस वक्त, इनकी आपस के मामलात कुछ हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होंगे तब तक साड़ी वारी नहीं आंदी केस दी। फिक्र ना करो, आराम नाल ठंडे होके बैठो, ये तासुर जा सकता है। तो ये है जी आज की डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।